हेलो एवरीवन। मैं मुज़फ़्फ़र खान। डीएनबी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से स्टार्ट हो गया है। हैंडबुक भी रिलीज़ हो गई है। जैसा कि मैंने लास्ट ऑडियो में बताया था कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने डीएनबी काउंसलिंग प्रोसेस को चेंज कर दिया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। वही बात सामने आई है कि काउंसलिंग प्रोसेस चेंज हो गया है और चेंज होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है। बहुत सारे डाउट्स हैं। सब पूछ रहे क्वेश्चन कि इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये डीएनबी का पूरा मैं काउंसलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको मैं कि ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसा है, और इसके बाद के ऑडियो में बताऊंगा मैं कि कैसा इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो पहला ये अभी ऑडियो के अंदर हम काउंसलिंग प्रोसेस को समझेंगे जो पूरी तरह चेंज हो चुका है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अभी भी आप देखेंगे तो डीएनबी फ्लो चार्ट में और डीएनबी फुट नोट के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है। फ्लो चार्ट कुछ अलग कह रहा है, फुट नोट कुछ अलग कह रही है, मगर हैंडबुक डीएनबी ब्रोचर आने के बाद सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए ऑलमोस्ट, और सारा काउंसलिंग प्रोसेस समझ में आ गया है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है। अब हम पार्टिसिपेट कैसा करना है वो तो हम सेकेंड ऑडियो में देखेंगे। पहले ऑडियो में, अब ये ऑडियो में हम डीएनबी का काउंसलिंग प्रोसेस को समझेंगे कि डीएनबी का काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कैसा होने जा रहा है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट करना है इसके अंदर। आप काउंसलिंग प्रोसेस समझने के लिए आप अपनी हैंडबुक जो डीएनबी की है एडमिशन को, उसको आप ओपन कर सकते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज आपको मैं ये काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा समझाने जा रहा हूँ। पहला एक आप मोटा मोटी काउंसलिंग प्रोसेस को समझते हैं, ऑल इंडिया का, डीएनबी का और स्टेट का कैसा होने जा रहा है। देखिए, पहला राउंड ऑल इंडिया का हो चुका है, पहला राउंड स्टेट का भी सारा का हो जाएगा, और उसके बाद डीएनबी का फर्स्ट राउंड डिक्लेयर होएगा। उसके बाद ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड होएगा, उसके बाद सारी स्टेट का सेकेंड राउंड होएगा, उसके बाद डीएनबी का सेकेंड राउंड की लिस्ट डिक्लेयर होगी। उसके बाद स्टेट का मॉपअप राउंड जो होता है वो होता है, फिर ऑल इंडिया का मॉपअप राउंड होएगा जो सिर्फ सेंटर यूनिवर्सिटी और डीम यूनिवर्सिटी का होता है। उसके बाद थर्ड राउंड की लिस्ट हमारी डीएनबी की डिक्लेयर होगी, और उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो डीएनबी का इन पर्सन राउंड होएगा। ये एक हम काउंसलिंग प्रोसेस को समझ लिए। अभी ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड डिक्लेयर हो चुका है, डीएनबी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है। बहुत सी स्टेट का फर्स्ट राउंड ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है, स्टेट का फर्स्ट राउंड सिलेक्शन लिस्ट, और बहुत सी स्टेट की बाकी जो डीएनबी के फर्स्ट राउंड डिक्लेरेशन से पहले डिक्लेयर हो जाएगी। ब्रोचर के अंदर अभी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, नए पॉइंट्स हैं, उसको हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो स्टार्ट करूंगा मैं वो ब्रोचर में पॉइंट नंबर 4.3। डीएनबी के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन जो है ना वो वन टाइम ही अब स्टार्ट हो रहा है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है 8 से 17 तक। अगर इसके बीच में अगर जिसने रजिस्ट्रेशन किया वही डीएनबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर का फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सेकंड राउंड में कर सकते हैं, सेकंड में नहीं किया तो मॉपअप में कर सकते हैं। जिसने अगर डीएनबी के अंदर इस फर्स्ट राउंड में इस जो भी रजिस्ट्रेशन पीरियड के अंदर रजिस्ट्रेशन किया वही फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल है और डीएनबी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, वरना डीएनबी में काउंसलिंग 2020 में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। 4.4 जो है ब्रोचर का वो ये कहता है कि जिसने अगर फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन करा और फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया उसने, तो वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो उसको फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करना है और पार्टिसिपेट करना है। ये 4.4 ये कह रहा है। अभी 4.7 अभी आ जाते हैं, जो बहुत से लोग इसका क्वेश्चन पूछे हैं कि सर ये नया एक पॉइंट आ गया डीएनबी, ये पहला ऐसा कभी नहीं था कि जिस भी इट में बी ऑल्सो नोटेड वंस अ कैंडिडेट जॉइन द सीट अलॉटेड टू हिम or her through any round of counseling in the NEET 50% all India deemed center university armed force medical college, हाँ MD MS डिप्लोमा सीट्स 2020 में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और स्टेट काउंसलिंग में। अगर मोटा मोटी इसका ये मतलब निकल गया कि भाई जिसको भी सीट अलाउट होती है 50% ऑल इंडिया कोटे के अंदर या स्टेट कोटे के अंदर वो डीएनबी के अंदर एलिजिबल नहीं है। ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आया है, नया पॉइंट आया है, इसके बारे में सब लोग पूछ रहे हैं। देखो मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ, यही पॉइंट को पहला क्लियर कर रहा हूँ मैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पहली जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है जिसकी लास्ट डेट अगर 12th है, अगर 12th से पहले पहले आपने रिजाइन कर दिया सीट अलॉट होने के बाद भी है, तो आप डीएनबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इनकेस आपने अलॉटमेंट अगर रिजाइन नहीं किया और डीएनबी की जो लिस्ट आएगी अभी और उसमें आप सीट लेने जाएंगे तो आप वहाँ से फर्स्ट राउंड से सीट आपको रिजाइन नहीं कर सकते हैं, तो वैसे भी आपको डीएनबी की सीट नहीं मिलेगी क्योंकि आपको रिजाइन करने का मौका आप सेकेंड राउंड के बाद मिलने वाला है ऑल इंडिया के अंदर।
अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलाउट होती है और उसके बाद अगर आपको डीएनबी की सीट अलाउट होती है, तो क्या आप वो सीट को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपने वो सीट जो अलाउट होती हैं उसको डीएनबी की सीट अलाउट होती है, उसके बाद अगर आपको वो सीट को अगर आपने कैंसिल किया, ऐसा मैं बता रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया की सीट का आपने अगर बिफोर 12 के कैंसिल कर दिया तो डीएनबी की सीट ले सकते हैं। उसी तरह अगर आपको कोई स्टेट काउंसलिंग में सीट अलाउट होती है आपको अभी, जैसे अभी महाराष्ट्र का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का, अगर अभी होने वाला है 10th के पहले पहले, अगर सीट अलाउट कोई हो जाती है और डीएनबी का आने वाला बाद में, तो अगर आपको स्टेट में कोई सीट अलाउट होती है, आपने लिया और डीएनबी में सीट अलाउट होती है आपको, अगर आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिया सीट को तो जाके ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपको सीट अलाउट हो गई है और अगर आप डीएनबी में कोई अच्छी बेटर सीट मिलती तो आप जा नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये आ रहा है कि आप दोनों सीट को हाथ में नहीं रख सकते हैं, कि आपने स्टेट की भी सीट को आपने ले लिया और आपने डीएनबी की सीट को भी ब्लॉक कर दिया, वहाँ पे आपने फ्रीज कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। आपको जो भी अगर स्टेट की सीट अलाउट हो गई है तो आपको स्टेट की सीट को रिजाइन करना है और डीएनबी की सीट को जाके लेना है। इसके राउंड का मतलब ये हो रहा है कि आप दोनों सीट को एक ही टाइम पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर ये इसका समझ में तो ये मतलब आ रहा है कि नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एनी राउंड ऑफ काउंसिलिंग डीएनबी पोस्ट, मतलब एनी राउंड, बाद के राउंड में अगर उसने सीट अगर उसके पास रहती है स्टेट की या ऑल इंडिया की, तो बाद के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में अगर स्टेट की फर्स्ट राउंड की सीट उसके हाथ में, वो सेकंड राउंड में नहीं फिलअप कर सकता है। और अगर ऑल इंडिया की सेकंड राउंड की सीट या फर्स्ट राउंड की सीट हाथ में है तो वो डीएनबी के काउंसलिंग में सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये हम क्लियर कर लिए पॉइंट को कि अगर आपने 12 से पहले रिजाइन किया ऑल इंडिया की सीट तो आप डीएनबी की सीट को ले सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर सीट अलॉटमेंट आपको हो चुका है, अभी बहुत से स्टेट की तो ऑलरेडी हो चुका है सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉट ने सिक्योर भी कर ले स्टेट, क्योंकि क्या डीएनबी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। अगर डीएनबी में सीट लगती है तो स्टेट की सीट को आपको रिजाइन करना रहेगा। हाँ, इसके बाद अभी जो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा जो पूछ रहे हैं सब लोग, बाकी तो सेम पॉइंट चले आ रहे हैं। उसके बाद अभी आता है फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट की, जो फर्स्ट राउंड का जो है प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड पे आते हैं हम। प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड के अंदर आपको वही मतलब 2500 भर के रजिस्ट्रेशन करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको। अब उसके अंदर पॉइंट नंबर 8 आ रहा है। पॉइंट नंबर 8 जो आ रहा है, एज सुन एज द सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट द ऑप्शन चॉइस फिल बाय द कैंडिडेट बिलो द अलॉटेड सीट शैल बी डिसेबल इन देयर ऑप्शन चॉइस लिस्ट। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, डीएनबी में आपने अगर 50 चॉइस भरे हुए, एक कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में अगर 50 चॉइसेस भरा हुआ है, उसने 1 2 3 4 करके 50 चॉइसेस भरा हुआ है और उसको अगर 25 नंबर की सीट अलॉट होगी चॉइस नंबर की, तो जो उसके बिलो जो चॉइस है ना, जो 26 से लेकर 50 तक, वो डिसेबल हो जाएंगे। मतलब वो चॉइस आपके नल एंड वाइड हो गए। अब उसको आप वो चॉइस को आप वापस से ऊपर नहीं ला सकते हैं। मतलब जो बिलो, अगर आपको 25 नंबर की चॉइस की सीट मिली है तो 26 से लेकर 50 नंबर की चॉइस जो रहेगी आपकी, वो खत्म हो गई आपके ऑप्शन से, वो डिसेबल हो गई। आप उसको मतलब नीचे की सीट को, नीचे जो चॉइसेस को ऊपर नहीं कर सकते बाद में राउंड में आप। तो पहले ही आपको बहुत सोच समझ के भरना है अपने चॉइसेस को, क्योंकि जो अगर आपको सीट अलाउट होती है तो उसकी जो बिलो चॉइसेस रहती है वो डिसेबल हो जाती है आपकी, वो चॉइस को आप ऊपर नहीं डाल सकते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ। अच्छा, अभी उसके बाद अगर आपको सीट अलाउट होती है तो सीट अलाउट होने के बाद आपको 2 ऑप्शन आता है वहाँ पे। अगर अलाउट होगी तो आपको या तो फ्रीज करना है या तो फ्रीज आप नहीं कर सकते, आपके पास 2 ऑप्शन आएगा। अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपका एडमिशन प्रोसेस डीएनबी का क्लोज हो जाएगा, मतलब आपका कोई भी अपग्रेड नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, उसकी पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको जाके डॉक्यूमेंट अपना, जब भी कॉलेज जब आपको ज्वाइनिंग का पीरियड का टाइम आएगा, आपको ज्वाइन करना है, विद इन 7 डेज़ के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का है और फर्दर प्रोसेस करना है। अगर वो फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलाउट होती है, अगर आप बैकआउट करते हैं तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट ऑडियो में बताया था। आप उसको पूरा अगर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो ऑडियो जरूर सुन लीजिएगा, उसमें पूरा क्लैरिफिकेशन है कि आप बैकआउट कर सकते हैं तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। मगर सेकंड राउंड में आप एलिजिबल हो तो जो आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट अलाउट हुई है आपको, वो आपकी सीट आपके हैंड में नहीं रहेगी। मतलब ये नहीं रहेगी कि वो दूसरा कोई नहीं ले सकता है, वो दूसरा भी कोई सीट को क्लेम कर सकता है, हायर रैंकर वाला। तो ये 8 पॉइंट को हमने समझ लिए कि जो बिलो ऑप्शन जो रहेंगे आपके, जितने भी चॉइसेस जो रहेंगे बिलो ऑप्शंस के, वो डिसेबल हो जाएंगे। आपको अगर सीट अलाउट होती है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, ले सकते हैं, या तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं।
अब उसके बाद आ जाते हैं हम 15 पॉइंट के अंदर। ऑल द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट डिड नॉट ऑप्ट टू फ्रीज ऑफ द सेम विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये जो मैंने आपको डिक्लेयर किया कि अगर आपने फ्रीज नहीं भी किया, अगर आपने बैकआउट भी किया तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। अब आ जाता है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। डीएनबी की जो सीट अभी जो आप देख रहे हैं, टोटल सीट एक कैलकुलेशन के हिसाब से 3069 सीट टोटल अवेलेबल आ रही है। और टोटल जो सीट अभी आप देखेंगे एनबीए की वेबसाइट की, एनबीए पे एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट की, तो 4000 से ज़्यादा है। तो 80 से 80% ही सीट लगता है इन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर अभी तक अवेलेबल रखा है। कूपर की सीट नहीं डाला हुआ है। जैसे ही तरह वहाँ पे जो है शाहू महाराज जो कॉलेज है, कल अपना कोल्हापुर की जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी भी सीट कोई लोग डाला नहीं है। जब से मेरी कल ही उनसे बात हुई थी, जो डीएनबी जो हैंडल करते हैं वहाँ पे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला है, उनसे वापस कंफर्म किया तो बोले सेकंड राउंड में वो सीटें आएगी। तो मतलब मोस्टली जो सीट है वो सेकंड राउंड में आने वाली है। अभी जो सीट है वो फाइनल सीट मैट्रिक्स नहीं है, सीटें बहुत सारी ऐड होगी सेकंड राउंड के अंदर। तो जब सेकंड राउंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जिन्होंने फ्रीज कर दिया तो उनका तो एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया। अब जो जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी वो अपने चॉइसेस को, जो नई जो चॉइस आया उसको ऐड कर सकते हैं। जिनको चॉइस सीट अलॉट हुई थी वो बैकआउट किया, वो भी जो नए जो चॉइस आएंगे उन अभी जो सीट ऐड होगी उसको ऐड कर सकते हैं वो। मगर जो सीट अलॉट हुई थी, जो नीचे की चॉइसेस थी, उसको ऊपर नहीं कर सकते वो, जिन लोगों को सीट अलॉट हुई थी। और जिनको सीट नहीं अलॉट हुई थी वो रिशफल कर सकते हैं अपनी चॉइसेस को। ऑल द कैंडिडेट, हाँ, जो फ्रीज जिन्होंने किया वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तब अब पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहा हूँ सेकंड राउंड का 7.2 का पॉइंट नंबर 4। द पैनल ऑफ चॉइस विल बी रीओपन फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट मेंशन अबव। एलिजिबल कैंडिडेट कौन है? जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं अलॉट हुई थी, जिसको सीट अलॉट हुई थी और जिसने बैकआउट करा, वो एलिजिबल कैंडिडेट है। तो वो, और उनको जो सीट अलॉट अगर रीशफल होएगा उनके लिए रीशफल देर हायर ऑर्डर, वो क्या कर सकते हैं, तो रीशफल और रीअरेंज कर सकते हैं हायर ऑर्डर को। ऑल्सो एड न्यू चॉइसेस, मतलब जिनको सीट अलॉट हुई थी वो हायर ऑर्डर को ही रीशफल कर सकता है, क्योंकि लोअर ऑर्डर तो उसका पहले जो सीट अलॉट हुई, बताया ना मैंने आपको, अगर आपको 25 नंबर की सीट अलॉट हुई तो 26 से 50 वाले को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लोअर ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते, वो नल एंड वाइड आपकी, मतलब आपके उसको आप वो उसको वापस प्रेफरेंस में चॉइस में डाल नहीं सकते आप, वो नल एंड वाइड हो जाता है। ये डीएलबी का रूल है, ये लास्ट ईयर भी सेम रूल था। तो ये हमने सेकंड राउंड का देख लिया। अब सेकंड राउंड में अगर आपके पास सीट अलॉट होती है तो वही सेम ऑप्शन है आपके पास आता है कि आपको सीट को चाहे तो फ्रीज भी कर सकते हैं और बैकआउट भी कर सकते हैं आप। अगर आप बैकआउट करते हैं सीट को तो भी आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर अभी थर्ड राउंड का हम देखते हैं, सेम प्रोसीजर, जिसको सीट अलॉट हुई उन्होंने फ्रीज किया, फीस पे किया, फीस पे करने के बाद अलॉटेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम के उसको अंदर करना है उनको। थर्ड राउंड का आता है हमारे पास 7.3 पॉइंट नंबर 2। ऑल कैंडिडेट who have not been allotted any seat during the first and second round of counseling will be eligible for third round counseling। वो सारे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, सेकंड में नहीं भी, वो एलिजिबल है। और ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बट है ऑप्टेड नॉट टू फ्रीज, और जिन्होंने फ्रीज नहीं किया वो भी एलिजिबल है। अब एक नोट आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 4 आ रहा है उसके अंदर खास तौर पे, द पैनल ऑफ चॉइस विल रीओपन फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट मेंशन अबव टू रीशफल अरेंज देयर हायर चॉइसेस। वही सेम हायर चॉइसेस को आप रीशफल कर सकते हैं, और अगर कोई नई सीट ऐड होती है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइसेस के अंदर ऊपर पे। इफ अभी ये 7 नंबर का पॉइंट जो आ रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा सब लोग क्वेश्चन पूछे हैं मेरे से। ये जो 7 नंबर का पॉइंट है, 7.3 थर्ड राउंड का है, 7 नंबर का पॉइंट है, इफ अ सीट अलॉटेड टू कैंडिडेट इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बिकॉज become available to for fresh allotment because the said candidate did not opt for to freeze the same but choose। क्या है, अगर किसी को सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट होती मगर उसने क्या किया, उसको फ्रीज नहीं किया, तो फ्रीज नहीं किया कि वो तो सीट जो रहेगी ना वो सीट सेकंड थर्ड राउंड के लिए सबके लिए अवेलेबल रहेगी वो सीट। अभी अगर वो पार्टिसिपेट करता है और उसको अगर सीट नहीं अलाउट होती है, हायर रैंक वाली सीट, क्योंकि उसको सेकंड राउंड में सीट अलाउट हुई थी, उसके हायर रैंक की सीट उसको अलाउट नहीं है और कोई दूसरे ने अलाउट सीट को नहीं किया, तो जो सेकंड राउंड की जो सीट अलाउट हुई थी उसके वो सीट उसी की अवेलेबल रह जाएगी उसको, क्योंकि उसके हायर रैंक वालों ने कोई उसको सीट को लिया नहीं और कोई दूसरा रैंक वाला वो सीट को नहीं लिया, इसलिए वो सीट जो सेकंड राउंड में उनको अलाउट होएगी वो सीट उनके लिए रह जाएगी। वो सीट को चाहे तो वो क्लेम कर सकते हैं, अगर नहीं क्लेम करेंगे तो वो एडमिशन प्रोसेस से वैसे भी आउट हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद अगर जो जिनको सीट मिलती है उनको लेना है,
जिनको अलॉट हुई है सीट, अगर वो नहीं लेते हैं और सेकेंड राउंड में जिनको सीट अलॉट हुई थी, अगर थर्ड राउंड में उनको अपग्रेड नहीं होता है, अगर वो भी सीट अपनी नहीं लेता है, इसका मतलब ये हुआ तो वो इन पर्सन राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, पहली बात। और डीएनबी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जा रहा है थर्ड राउंड के बाद। थर्ड राउंड के बाद डीएनबी का भी कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस नहीं होएगा, डायरेक्ट जो होगा वो भी इन पर्सन मॉपअप राउंड होने वाला है और उसमें एलिजिबल नहीं है। तो इन पर्सन राउंड के लिए एलिजिबल कौन रहा? जिसको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली, जिसको सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली, और जिसको थर्ड राउंड में जो सीट नहीं मिली वही एलिजिबल रहा। अगर किसी को भी अगर सीट मिलती है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, वो बैकआउट करता है वो, और बाद में वो सोचेगा कि मैं मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करूं, ऐसा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है वो। तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो सीट जिनको सीट नहीं अलॉट ही वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी फाइनल राउंड 7.4 मॉपअप राउंड, फाइनल राउंड के बारे में डीएनबी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट बात कर रहा है। अभी देखिए जो डीएनबी ने प्रोसेस जो बनाया हुआ है, एक बात मैं बता दूँ, ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा गंदा प्रोसेस है। क्या होगा, सारे टॉपर में आपको बता रहा हूँ कि टॉपर क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड में सीट को, जितने लोगों को सीट अलॉट हुई है ऑल इंडिया में भी, जिन को सीट अलॉट हुई है, जिनको स्टेट में भी सीट मिलने वाली है, वो सारे डीएनबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट राउंड में सीट उनको अलॉट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी तो पहले से ऑल इंडिया उनको ऑल इंडिया में मिला रहेगा, या तो बेटर ऑप्शन स्टेट में मिला रहेगा, वो बैकआउट करेंगे वो। उसके बाद जिनको सीट अलॉट होगी वो फ्रीज नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि फ्रीज करेगा तो उसको आगे आके उसका अपग्रेड का ऑप्शन ही नहीं है। तो सारे लोग क्या करेंगे, जितने लोग भी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी 10 से लेकर 15% लोग ही फ्रीज करेंगे, बाकी पूरी की पूरी सीट सेकेंड राउंड में वापस अवेलेबल होने वाली है। सेकेंड राउंड में भी क्या होने वाला है, सेकेंड राउंड में भी लोग डरेंगे फ्रीज करने के लिए, क्योंकि फ्रीज कर देंगे तो उनका ना उनको इन पर्सन राउंड जो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने मिलेगा, और हम सब जानते हैं कि इन पर्सन राउंड में बेटर सीट आती है कभी कभी, तो वो भी क्या करेंगे, फ्रीज करने से डरेंगे, तो वो भी फ्रीज नहीं करेंगे, वो सीट थर्ड राउंड में अवेलेबल आएगी। थर्ड राउंड में लोग जाके फ्रीज करेंगे, फिर भी बहुत सारी सीट इन पर्सन के लिए अवेलेबल रहेगी। ये काउंसलिंग प्रोसेस उन्होंने ऐसा बना दिया है। फिर वो बता रहे हैं, इस बात को बना रहे हैं कि हमारे पास अगर ये डेट खत्म हो चुकी रहेगी कोविड की वजह से, तो हम इसको इन पर्सन राउंड शायद नहीं भी करेंगे। ये बहुत गलत बात है। अगर आप इन पर्सन राउंड नहीं करेंगे तो आपकी 50% से ज़्यादा, मैं राइट डाउन माई वर्ड्स, 50% से ज़्यादा डीएनबी की सीट वैकेंट चली जाएगी। डीएनबी की सीट को लेगा नहीं, जबकि कोविड का सिचुएशन है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। इनको चाहिए कि ऐसा प्रोसेस बनाना नहीं चाहिए था इनको, क्योंकि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्या होगी, ब्लॉक होते रहेगी, मतलब सीट अलॉट होगी लोगों की और सीट लेंगे नहीं लोग, वो सीट फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि अपग्रेड का ऑप्शन नहीं रखा है आपने। अपग्रेड का ऑप्शन रखते तो सीट लेते हैं लोग। इन्होंने क्या बताया कि फाइनल ऑफ द काउंसलिंग विल बी हेल्ड ओनली इफ द सफिशिएंट नंबर ऑफ द सीट आर अवेलेबल। सफिशिएंट क्या, 50% से ज़्यादा सीट रहने वाली है। द अवेलेबल ऑफ दी सीट शुड बी वेल बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन फॉर द एडमिशन 2020। इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। कोविड का क्या सिचुएशन रहने वाली है, क्या हालात होने वाले हैं, आप दिल्ली बुलाने वाले हैं, अपना ट्रांसपोर्ट जो रहेगा, रेल्स वगैरह जो रहेगा, एयर ट्रांसपोर्ट जो रहेगा, वो सब नॉर्मलाइज होएगा, पता नहीं इसके बारे में। तो उसके बारे में अगर ये डेट थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड रहती है तो वो काउंसलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से वो काउंसलिंग प्रोसेस को करेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम रहेगा तो ये ऑनलाइन करना रहेगा उनको, मगर ये काउंसलिंग प्रोसेस उनको करना ही पड़ेगा, वरना सीट वैकेंट रहने वाली है। तो ये फाइनल मॉपअप राउंड जो होता है इन पर्सन जो दिल्ली में होता है, वहाँ पे आके आपको पार्टिसिपेट करना है। हम होप करेंगे कि ये कोविड का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, जब तक सब नॉर्मलाइज हो जाए, ट्रेन वगैरह सब बराबर चलने लग जाए, एयर स्पेस भी बराबर सब नॉर्मल हो जाए, डोमेस्टिक एयरलाइन भी चलने लग जाए, और आप डीएनबी काउंसलिंग में इन पर्सन में पार्टिसिपेट फिर कर सकते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सीट अवेलेबल रहने वाली है। अब मोटा मोटी जो क्वेश्चन था वो भी देख लेते हैं। थोड़े जो क्वेश्चन आए थे, एक हमने समझ लिया, डीएनबी काउंसलिंग प्रोसेस को समझ लिया, इसके बाद में हम कैसा पार्टिसिपेट करना है वो देखेंगे। डीएनबी में मैं बताया हूँ आपको, पहले भी अपने वीडियो में बताया हूँ कि डीएनबी में सीट लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टॉप कॉलेज में सीट लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मेरा एक ऑडियो है, आप ज़रूर वीडियो है, आप ज़रूर सुन लीजिएगा, अपना मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। और कैसा आपको टॉप कॉलेज मालूम पड़ेगी, सीरियल वाइज टॉप कॉलेज कैसी है, और डीएनबी जो चेंज प्रोसेस किया हुआ है उसमें लास्ट ऑडियो में एक मिस्टेक थी कि मैंने बताया था कि सेकेंड राउंड में भी जिसको सीट नहीं मिलेगी शायद वो भी एलिजिबल रहेगा इन पर्सन के लिए, मगर नहीं, सिर्फ जिनको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड, तीनों राउंड में सीट नहीं मिलती है वही एलिजिबल है।
तो वो भी आप सुन सकते हैं। अभी ये एक बहुत से लोग ने क्वेश्चन पूछा था जो ऑलरेडी इनके आंसर आ गए कि अगर हमको महाराष्ट्र में अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है और मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और रिटेंशन फॉर्म नहीं भरता हूँ तो मैं सीट ले सकता हूँ क्या? अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और डीएन में भी सीट अलॉट होती है तो आप जाके यहाँ पे छोड़ के वहाँ पे सीट ले सकते हैं, जैसा ऑल इंडिया में आपको छोड़ देने का चांस मिल रहा है। और अगर आपको सीट अलॉट होती है ये अपना प्राइवेट कॉलेज की, तो अगर गवर्नमेंट की होती तो आप क्यों छोड़ेंगे? आप जाके आपको गवर्नमेंट की सीट को कैरी कर लेना चाहिए। रीशफल के बारे में तो बता ही दिया हूँ कि आप रीशफल को जो है लोअर चॉइसेस जिसको सीट अलॉट होएगी वो लोअर चॉइसेस को अपने कुछ भी ऊपर नहीं ला सकता। एक बार आपकी जो सीट आपको आपको जो अपना सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में जो भी अगर आपको सीट अलॉट होती है तो उसकी जो लोअर चॉइसेस रहते हैं आपके नल एंड वाइड हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। होप you understand the counseling process. All the best to all of you. Be safe and stay at home.